पार्टीशन की हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करेंगे। पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हम उनको डिस्कस करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी अपलोडेड नोट्स को विजिट कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट के लिंक से। तो अगर हम टॉपिक को देखें इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, तो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स थी। तो हमने अपने इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है विद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी तक पाकिस्तान बनने के इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। दरमियान में एक पीरियड आया था जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बट उसके बाद अगेन डिटेरियोरेशन का शिकार हुआ पाकिस्तान और अभी तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में स्टक है। तो इसी स्टार्टिंग में भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। आंसर राइटिंग करते हुए आप देखें हिस्ट्री जो है वो सेम ही होती है, ऑलमोस्ट हर किसी का आंसर हिस्टोरिकली सेम ही होगा। आप अपने आंसर को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, कोई भी फैक्ट ऐड करके, कोई रेफरेंस ऐड करके, कोई कोटेशन ऐड करके। जिस तरह से डिवीजन ऑफ एसेट्स की बात हर कोई करेगा, सेम मेथड में होगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बिफोर जो पार्टीशन है ये डिसाइड किया कि जो हाफ एसेट्स हैं वो पाकिस्तान के पास जाएंगे और हाफ एसेट्स क्या हो जाएंगे, मतलब परसेंटेज उन्होंने एक बनाई जो इंडियंस के पास होगी एसेट्स की और कुछ परसेंटेज किसके पास होगी, पाकिस्तान के पास होगी। तो इस तरह से ये एसेट्स की बात सेम ही हो जाएगी। बट इंडियन गवर्नमेंट के नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से जो प्रॉपर ट्रांसफ़र है एसेट्स का वो नहीं हो सका। तो आप अपनी आंसर राइटिंग को ऑलमोस्ट पैराग्राफ राइटिंग यही चीज़ होती है कि आप हर पैराग्राफ में आपका एक जो पैराग्राफ होता है उसमें फर्स्ट आपने एक बात जैसे टॉपिक सेंटेंस जिसको बोलते हैं आपने वो लिखना है, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं उस सेंटेंस को, और उन सेंटेंस को फिर उन पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए आपको एक फैक्ट ज़रूर ऐड करना चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से अगर आप डिवीजन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो उसके बाद कोई भी फैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप यही पुट करें कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिया स्टिल was Rs 5.6 बिलियन रुपीज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मतलब अभी पाकिस्तान को इतनी बिलियंस जो पैसे हैं वो अभी भी रिजर्व बैंक, जिस तरह से हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसी तरह से इंडिया की जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसने अभी भी इतने पैसे जो हैं वो इतना मनी या इतने एसेट के जो पैसे जो उस टाइम पे प्रॉमिस किए गए थे कि पाकिस्तान को दिए जाएंगे वो नहीं दिए गए कंप्लीटली। अपनी आंसर राइटिंग को बेटर करने के लिए आपको हर पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स मेंशन करने हैं। तो वो आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं या आप कोई कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। ज़रूरी नहीं हर पैराग्राफ में आपको फैक्ट्स नहीं अगर मिल रहे तो ये इस तरह से आप फैक्ट्स दे सकते हैं अपना पैराग्राफ कंप्लीट लिख के कि किस तरह से एसेट्स की डिवीजन की गई। अब उसके बारे में यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किया, वो आपको हर जगह से मिल जाएंगे कि क्या थी डिवीजन एसेट्स की, बट आप इस तरह से फैक्ट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और आगे आप ये अपना सेंटेंस मेंशन कर सकते हैं। तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और यूनिक हो जाएगी बाकी एस्पिरेंट से। उसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स और रिकॉर्ड्स वर आल्सो नॉट ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंगली। जिस तरह से प्रॉमिस किया गया था कि कंप्लीट जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं जितने भी वो सारे के सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान स्टैब्लिश ना हो। इंडियन गवर्नमेंट उनके कुछ लीडर्स थे ऐसा जो चाहते थे कि पाकिस्तान स्टैब्लिश ना हो, ना रहे और अगेन मर्ज हो जाए इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू यूकेज नेशनल आर्मी म्यूजियम ये जो सारी मिलिट्री इक्विपमेंट की डिवीजन को ओवरसा किया था वो इस फील्ड मार्शल सर क्लॉड ने किया था, और इन्होंने ये सारी मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन देखी थी और वो ये बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे थे मिलिट्री एसेट्स को डिवाइड करने के लिए। बट इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई तो उसके बाद उन्होंने ये फील्ड मार्शल भी चेंज कर दिए थे। जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो फैक्ट्रीज थी जहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट रेडी किया जाता है वो सारी की सारी इंडिया में ही रखी गई। इवन दो कि
ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इसमें कुछ फैक्ट्रीज जो हैं, उसके जो इक्विपमेंट हैं या उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे बट नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के लिए। आप डिफेंस वाइज भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और इकोनॉमिकली भी कि जो पैसे आने थे पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तान को नहीं दिए गए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नहीं, हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम होती है, हर स्टूडेंट के पास जो हिस्ट्री की डिटेल है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। बट बात यह है कि आप फैक्ट्स को किस तरह से मेंशन करते हैं। ये मस्त नहीं है कि आप इन्हीं फैक्ट्स को मेंशन करें इसी तरह से रेफरेंस दे के वेबसाइट का या फिर स्टेट बैंक का। आप कोई भी फैक्ट लिख सकते हैं कि कितने पैसे थे और वो किसने कहा, ये लिखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आपको इस तरह से कुछ चीज़ें नहीं, जिनका रेफरेंस नहीं पता कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही कहा है, मतलब ये तो याद रखना चाहिए। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे ये अकॉर्डिंग टू यूके's नेशनल आर्मी म्यूजियम है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस तरह से है। तो इस तरह से पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए अपने टॉपिक सेंटेंस को, जो आप एक पैराग्राफ आप अगर लिखना सीख जाते हैं तो आपको हर तरह की आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, चाहे वो ऐसे हो या चाहे आपके कोई भी ऑप्शनल या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों। तो अपनी पैराग्राफ राइटिंग पे वर्क करें, ऐसे आपके खुद ब खुद बेटर हो जाएंगे। पैराग्राफ में यही है कि फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस हो जिसके बारे में आप बात करने लगे हैं, देन उसके बाद आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए उस टॉपिक सेंटेंस को, और देन एक आपके पास जो है वो कोई कोटेशन उसके रेलेवेंट या कोई भी फैक्ट उसके रेलेवेंट ज़रूर होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें थी सारी कि ना तो एसेट्स अच्छी तरह से ट्रांसफ़र किए गए और ना ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र किया गया पाकिस्तान में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पुअर इंडस्ट्रियल सिस्टम था। जितने भी पाकिस्तान को एरियाज़ पाकिस्तान ने खुद लिए, वेस्ट पाकिस्तान या अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की भी बात करें, तो ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ का। और ओनली कराची हैड द मॉडर्न पोर्ट, जस्ट एक कराची ही था पाकिस्तान के पास जिसके पास मॉडर्न पोर्ट थी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम्प्लीटली डेड था और इंडस्ट्रियल सिस्टम भी कम्प्लीटली डेड था उस टाइम पे पाकिस्तान का। बिकॉज एक तो ट्रांसफ़र हुआ, बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेशन हुई, और उस माइग्रेशन में बहुत से एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स जो थे वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जो है वो इंडिया चले गए। इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और कुछ ये अंडर डेवलप्ड एरियाज़ थे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो थे उनको ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही उनको अंडर डेवलप्ड रखा गया था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर इंडस्ट्रियल सिस्टम का पाकिस्तान में रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिंदूज ने आगे आगे होकर जिस तरह से अपने एरियाज़ को तो डेवलप करवा लिया, बट वो एरियाज़ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी वो अंडर डेवलप्ड रहे। जिस तरह से अगर हम बंगाल की बात करें तो पाकिस्तान के हिस्से में ये ईस्ट पाकिस्तान था एट दैट टाइम, तो ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पर ज़्यादा जो बंगाल है जिसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी वो इतना डेवलप्ड नहीं था, बट जिसमें हिंदूज की मेजॉरिटी थी वो डेवलप्ड था। तो यही चीज़, यही रीज़न थी कि बाद में जब पाकिस्तान बना तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत ज़्यादा क्या था, पुअर था। तो अराउंड 90% पीपल लिव्ड इन द कंट्री साइड और 8 टाउन्स हैड पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। तो ये पाकिस्तान की बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आप रेफरेंस में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा रेफरेंस बन जाएगा आपके पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए। तो जो परसेंटेज इकोनॉमिक एसेट्स की इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन इस तरह से थी कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पे, तो जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज हैं वो 10% आई पाकिस्तान के हिस्से में और इंडिया के पास 90% गई। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो 6.5% पाकिस्तान के हिस्से में आए जस्ट। तो इसने इंडस्ट्रियल सिस्टम को बिल्कुल डिटेरियोरेट कर दिया एट दैट टाइम, बिकॉज वर्किंग क्लास ही हमारी जो एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किस तरह से डैमेज हुई उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि जस्ट 5% पाकिस्तान के हिस्से में आई जो कैपेसिटी थी, बिकॉज वो एरियाज जहाँ पर पावर स्टेशन थे वो सारे के सारे किसको दे दिए गए, इंडिया को। तो मिनरल डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो जस्ट 10%। मतलब ये जो पार्टीशन हुई ये जस्ट मुस्लिम और हिंदूज मेजॉरिटी एरियाज की बेस पर हुई, और वो एरियाज जो डेवलप्ड थे इंडियंस की, हिंदूज की वहाँ पर तादाद ज़्यादा थी, बट वहाँ के जो हेड थे या देख रहे प्रिंसली स्टेट्स थी अगर, तो उनके जो राजा थे वो अगर मुस्लिम भी थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, बट बिकॉज ऑफ डेवलप्ड एरिया, वो एरिया इतना डेवलप्ड था कि उसको पाकिस्तान में शामिल नहीं होने दिया गया कि कोई एक रीज़न ना रह जाए कि पाकिस्तान कायम रह सके, कि दोबारा ये मर्ज हो जाए इंडिया में। ये ख्वाहिश थी इंडियन लीडर्स की। These were the economic problems faced by Pakistan at initial level.
The refugee problems, Muslims who were not in favor of partition and wanted to live in India after partition. देखिए उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे, जैसे आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात ले लें, ही वॉज अ मुस्लिम, तो उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, और उन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी कि वो माइग्रेट करें इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, बट उनको मुस्लिम्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया बाय सिख्स एंड हिंदूज कि उन्होंने एट दी सपोर्ट फौरी तौर पर ये डिसीजन किया कि वो भी माइग्रेट कर जाएंगे पाकिस्तान की तरफ विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो उनके पास किसी भी चीज़ की कोई फूड नहीं था उनके पास जाने के लिए, पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए, या आप ले लें कुछ भी, मतलब कुछ लोगों ने तो प्रिपरेशन की हुई थी माइग्रेशन की, तो उनके पास इतना फूड था रास्ते के लिए या नेक्स्ट कुछ डेज के लिए उनके पास मौजूद था कि वो सर्वाइव कर सकते थे। बट वो मुस्लिम्स जो इस फेवर में नहीं थे कि पार्टीशन हो और वो चाहते थे कि बस वो इंडिया में ही रहेंगे, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई सिख्स और हिंदूज की तरफ से कि उन्होंने भी फिर माइग्रेशन के लिए डिसाइड किया, और उनकी कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी। इसने इतना मेस क्रिएट किया उस टाइम पे कि जब वो पाकिस्तान में आ गए लोग, तो कुछ तो पहुंच ही नहीं पाए पाकिस्तान में, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। बट फिर उनको बेसिक नीड्स देना, मतलब उनके लिए जो शेल्टर है या फिर फूड है, उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे थे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। अबाउट 15 मिलियन पीपल मूव्ड, 500,000 to 2 million डाइड इन वायलेंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। कि उस माइग्रेशन के दौरान जो पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान हो रही थी, ऑलमोस्ट 15 मिलियन पीपल मूव हुए टोटल में, और 500,000 to 2 million जो है उनकी डेथ हो गई इस माइग्रेशन के दौरान। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैस यही था पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी लीडर्स के लिए भी। कॉम्पिटेंट पीपल थे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, सब लोग किस तरफ माइग्रेट कर रहे थे? इंडिया की तरफ। पाकिस्तान के पास, जैसे आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल अंडर डेवलपमेंट की रीज़न ही यही थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कंसंट्रेशन हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ को दी गई या हिंदूज़ ने खुद ली, वो कंसंट्रेशन अपनी एरियाज़ की तरफ, वो मुस्लिम्स के कंट्रीज़ या मुस्लिम्स के एरियाज़ की तरफ नहीं दी गई। तो बिल्डिंग्स भी नहीं थी, और उसके अलावा हिंदूज़ ने ऐसा किया कि दे बर्नड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करके यहाँ से गए। जितने भी इंडियन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे या वर्कर थे जो इंडिया की तरफ चले गए, हिंदूज़ थे या सिख्स थे, तो वो उस रिकॉर्ड को कि कहीं, मतलब रीज़न एक ही थी कि वो लीडर और वहाँ के लोग ये चाहते थे, बिकॉज इंडियंस हु आर नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। ये पार्टीशन जस्ट मुस्लिम्स चाहते थे कि पार्टीशन हो, जैसा हमने डिस्कस किया था अपनी प्री पार्टीशन की हिस्ट्री में कि हिंदूज किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ये जस्ट मुस्लिम्स की ख्वाहिश थी। तो इसीलिए ताकि दोबारा से पाकिस्तान मर्ज हो जाए इंडिया में, तो उन्होंने कंप्लीट कोशिश की हर तरह से। आम आवाम ने भी कोशिश की, लीडर्स ने तो करनी ही थी कि पाकिस्तान ना रहे। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे हमने पीछे ही देखा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, लैक ऑफ इंडस्ट्री था, हर तरह से। अब उसको कैसे टैकल किया जाए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके अलावा अनफेयर डिमार्केशन हुई, ये भी हमने सारा रेड क्लिफ अवार्ड और उसमें देखा सारा कि किस तरह से पंजाब और बंगाल के साथ जो है वो गलत किया गया, अनफेयर डिमार्केशन की गई। उनकी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो वेस्ट पंजाब का था वो बिल्कुल डिसरप्ट हो गया था, क्योंकि पावर स्टेशन डोमिनेटेड एरिया सारे के सारे किसको दे दिए गए? इंडिया को, जिसमें से कुछ हिस्से हालांकि उससे पहले ये डिसाइड किया गया था ये पाकिस्तान में आएंगे, बट इसके बावजूद वो क्या किए गए? इंडिया को दे दिए गए। तो पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम वेस्ट पंजाब में कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुका था। तो ये इसमें आप यहाँ पर कायदे आज़म की कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम कोई वेबसाइट या कोई जर्नल या फिर कोई भी बुक या कोई भी हिस्टोरिकल राइटर हैं, तो उनकी कोटेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के रेलेवेंट हो, कोई बिल्डिंग्स के रेलेवेंट हो, कोई माइग्रेशन के रेलेवेंट हो, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कायदे आज़म की कोटेशन हमने ऐड की, टू सी ऑल द प्रॉब्लम्स कायदे आज़म सेड दैट if we are to exist as a nation we will have to face the problems with determination and force। कि अगर हमें एग्जिस्ट करना है यहाँ पर एक नेशन के तौर पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगी। डिटर्मिनेशन के साथ हमने हार नहीं माननी। तो फिर कायदे आज़म जब तक जिंदा रहे उन्होंने इन सारी चीज़ों को टैकल करने की कंप्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश की, और बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स उन्होंने टैकल भी की, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ। उसके बाद जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए।
एज यू नो कि पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इंटू टू विंग्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और 1000 माइल्स अपार्ट थे। यहाँ पर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स लिखते हुए आप मैप भी ड्रा कर सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो डिस्टेंस आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये कोटेशंस हैं और ये मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये आपकी आंसर राइटिंग को डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं बाकी एस्पिरेंट से, तो जिससे आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकती हैं। तो इट वाज 1000 माइल्स अपार्ट, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल और सिलहट के एरियाज शामिल थे, और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। तो देयर वाज नथिंग कॉमन बिटवीन दीज विंग्स टू एक्सेप्ट रिलीजन, के रिलीजन के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं था। लैंग्वेज तक डिफरेंट थी, और इन्हीं बैरियर्स की वजह से फिर ये एरिया भी जो है वो पाकिस्तान से क्या हो गया, कुछ ईयर्स के बाद सेपरेट हो गया। तो इसकी रीज़न बहुत सारी यही थी कि हमारी जो है कंपैटिबिलिटी ही नहीं थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एट दैट टाइम पाकिस्तान के लिए, कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, कायद आज़म के लिए भी, बाकी पाकिस्तानी तमाम लीडर्स के लिए भी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द असेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। उस टाइम पे पाकिस्तान इन टोटल, जैसे हमने प्री पार्टीशन हिस्ट्री में कंप्लीट देखा कि कुछ प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंडर थी, बट कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट थी, खुद उनके राजा महाराजा उसको रन कर रहे थे अपनी प्रिंसली स्टेट को। और तो पाकिस्तान, एज यू नो, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान किस एक्ट के अंदर बना, या पाकिस्तान और इंडिया या पार्टीशन किस एक्ट के अंडर हुई। तो ये एमसीक्यू है, तो एक्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इट गेव प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शन। अगेन इनको ऑप्शन मिला कि आप चाहें तो जिस मर्जी कंट्री को ज्वाइन करें, और चाहे तो आप इंडिपेंडेंट ही रहें। तो नॉर्दर्न एरियाज जो थे, स्वात, चित्राल, देर वगैरह, उन सब ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। बहुत सारी स्टेट्स में आल्दो के मुस्लिम्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे हैदराबाद है, बट उनके जो हेड थे वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने चाहा कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। बट इंडियन आर्मी ने, इंडिया ने, उनके लीडर्स ने उनको फोर्स किया और उनको ज़बरदस्ती जो है वो ज्वाइन करा लिया इंडियन फेडरेशन में, जो भी कंट्री थी। तो जो कश्मीर का इशू है, ये सबसे ज़्यादा मेस बना, और अभी तक ये मेस बना हुआ है। मोस्ट सीरियस डिसएग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो चुकी है। उसके अलावा कश्मीर इशू के कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ये लिखते हुए। तो इंडियन पीएम नेहरू ने उस टाइम पे ये कहा था कि ही अग्रीड दैट रेफरेंडम वुड बी हेल्ड इन कश्मीर। कश्मीर में ज़्यादा तादाद ही किसकी है, मुस्लिम्स की। टू डिटरमिन द विश ऑफ द पीपल दिस रेफरेंडम हैज़ नॉट बीन हेल्ड येट। तो ये जो रेफरेंडम है अभी तक ये हेल्ड नहीं हुआ अभी तक कश्मीर इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, और ये अभी तक पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है। उसके अलावा वाटर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में, और उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया गया किस तरह से, इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू, बहुत काफ़ी पाकिस्तान बनने के काफ़ी सालों के बाद। बट एट दैट टाइम वो इशू भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फैक्ट्स मेंशन जितने ज़्यादा करेंगे आपकी आंसर राइटिंग उतनी यूनिक होगी और उतनी बेस्ट होगी। बाकी हिस्ट्री की बातें तो सेम ही होती हैं सबकी, तो आप अपनी आंसर राइटिंग को फैक्ट्स के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू जो है वो यूनिक बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के इंसिडेंट की। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो कैनाल वाटर सिस्टम का जो इशू था उसको हम इंडस वाटर ट्रीटी में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने उसको इस टॉपिक में डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट पार्टीशन की नेक्स्ट इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।